हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानेंगे, जो हमारा सीरीज चल रहा था लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू वाला होता है उसका, उसी में जो आज हमारा जो क्लास है वह है मुगल काल 1526 से 1857 तक के घटना को। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इसमें टोटल 200 प्लस एमसीक्यूज हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, एक रीड माना जाता है मध्यकालीन इतिहास का। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक नया बैच शुरू कर दिया गया है, जो कि स्पेशल ऑफर में ये सभी बैच को अगर आप अलग अलग परचेज करते हैं तो 400 रुपये वाला बैच मात्र 250 रुपये में दिया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, वीडियो को आप रोकिए और ये सभी चीज़ों को आप आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए भी आपका यहाँ पर सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं और ये नंबर है 7654957719। इस पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे। डेली आपको ये मुगल काल का ऑब्जेक्टिव डिटेल भी कराया जाता है और भी बहुत सारे क्लास आपको कराए जाते हैं। तो आइए चलिए, बाकी आगे अब आपकी मर्जी, जितना जल्द जुड़ेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बाकी हम लोग देखते हैं मुगल काल। आइए तो देखते हैं मुगल काल का जो पहला प्रश्न है, और इसके पीछे का सारा वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख लेंगे जिनका छूटा है वो। आइए देखते हैं। पहला कहता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? लोधी वंश। लोधी वंश का एक शासक हुआ करता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को मार करके इसने एक नए वंश की स्थापना की 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। हाँ, सारे लोग आंसर करते रहेंगे, गूंगे बहरे सब। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलमा नीति पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम कब हुआ? तो 1526 में हुआ। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई? किस युद्ध के बाद? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। मुगल काल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मध्यकालीन इतिहास का, इसलिए इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो एक बार जा कर के और वीडियो को भी सुन लेंगे, वीडियो सुन लेंगे। ठीक है। आइए, पांचवा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था कौन? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके बीच लड़ी गई? अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुआ। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही अकबर के द्वारा कब किया गया था? तो 1582 में। अगला है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? 10 नंबर। चांद बीबी कहाँ की थी? अहमदनगर। हाँ, चांद बीबी अहमदनगर की थी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला है हमारा 11 नंबर की मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये करेगा अकबर, है ना। अकबर की ही है मनसबदारी प्रणाली। 12 नंबर है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन अकबर के दरबार में था। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। मुगल काल में फारसी। बउआ, बउआ के मम्मी, बउआ के पापा सब पढ़ते हैं हमसे, आपको पता नहीं है। ये 14 नंबर। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, जो कि सती प्रथा का भर्त्सना किया था। किस युद्ध ने भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526।
मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष पर था? चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल अकबरनामा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? बाबर का काम है वनस्पति और प्राणी जगत, ये सभी से संबंधित है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, उसकी बहन थी गुलबदन बेगम। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, किस नाम से जाना गया? रज्मनामा। ऑप्शन नंबर बी, महाभारत का ही फारसी में रज्मनामा कहा जाता है। चलिए आगे। 22 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद वंशियों को गिराया, मतलब मारा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व के लिए टोडरमल। ऑप्शन नंबर टोडरमल। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के समय में तानसेन और बैजू बावरा। हाँ। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी। बचवा अगला आइए, तुम ही रहोगे टॉप पर। चलिए 28 नंबर, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण किया? खानवा के युद्ध में। हाँ, जिहाद का नारा दिया, जिहाद मतलब धर्म युद्ध, तमगा नामक कर को समाप्त किया और गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। ये सभी बाबर ने किया था खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? पानी पिया चांद देखा, नहीं, पानी पिया खाना खाया कि चांद देखा? 1527 में। हाँ चलिए चलिए ठीक है। 29, मुबैयाद नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा है? बार बार पूछता है। तुर्की भाषा में लिखेगा। बाबर का तुजु के बाबरी तुर्की में है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, फरगना का। ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? नहीं था। हाँ, तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। बाकी था कौन कौन? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका बेटा दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। ये सब मिलकर के बुलाया था, है ना। मगर इसके साथ खेला हो गया बंदर और बिल्ली वाला। दो बिल्ली लड़ रहा था, तीसरा बंदर फायदा उठा लिया, वही हो गया था। चलिए 32 नंबर है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और सूची 2 है शासक। तो देखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। खानवा का युद्ध 1527 किसके साथ लड़ेगा? राणा सांगा के साथ। चंदेरी का युद्ध 1528 किसके साथ लड़ेगा? मेदिनी राय के साथ। घाघरा का युद्ध 1529 किसके साथ लड़ेगा? अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी लड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक प्रश्न नहीं है, यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न ऐसे, 4 प्रश्न इससे, 4 प्रश्न ऐसे, टोटल 12 गो प्रश्न है। समझे? कैसे समझे? पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध 1526 में किसके किसके बीच हुआ? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में किसके किसके बीच हुआ? तो राणा सांगा बाबर के बीच।
चंदेरी का युद्ध 1528 में किसके किसके बीच? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 किसके किसके बीच? तो महमूद लोदी अफगान या फिर बाबर के बीच। तो इतना सारा प्रश्न है एगो में। आ गया ये 34 नंबर। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली। अकबर की युवावस्था में आया उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां, ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। चलिए आगे है 36 नंबर। पीडीएफ आज बनाए जो पूरा धुंधला हो गया। आगे है निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर, करनाल, दिल्ली और कन्नौज। कन्नौज पर नादिर शाह का आक्रमण नहीं हुआ था, बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली पर हुआ है। अगला है कि किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? बाबर। हाँ। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो तुझो के बाबरी या बाबरनामा जो है आत्मकथा है। आत्मकथा का मतलब होता है अपनी कथा खुद लिखना। बाकी सब अकबरनामा, हुमायूंनामा, पादशाहनामा ये दूसरों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 39 का देखेंगे तो हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं, ये गलत है। हुमायूंनामा के लेखक कौन? अभी पढ़े थे ऊपर, गुलबदन बेगम। हाँ, बाकी अन्य सभी भी देख लेते तो तुजु के बाबरी का बाबर, शाहनामा का मोहम्मद सालेह और तुजु के जहांगीरी का जहांगीर, ये सभी सही है। आगे आइए 40 नंबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास, ऑप्शन नंबर ए। काहे जी सब सुस्ताई लगे, नींद आने लगा का? आँख में आए झुकनी तो आँख में डाल लीजिए मिर्चाई के बुकनी। आगे 41 नंबर। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, किसके कारण? ये ज़्यादातर लड़े में लगल था, तो लड़ेगा तो घर कहाँ बनाएगा, ठीक है। तो इसके शासनकाल में ज़्यादातर युद्ध ही लड़ रहा था, इसलिए ये साम्राज्य विस्तारवादी था, ये अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगा हुआ था, घर बनाने में नहीं लगा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं कहीं क्लास करते हैं, स्पेशल क्लास करे की ज़रूरत है जी। आप लोग इतना ज़रा नमूना है ये है कि सब नमूना पे एक वो सेट है कुछ न कुछ। आइए 42 नंबर। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? बहुत बार ये प्रश्न पूछता है एकदम। हाँ, गठरी बांध के रख लीजिएगा, औरंगजेब, ठीक है। 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब। हाँ देखिए, हर एक पैंट के पॉकेट में 2 गो मतलब हर एक पैंट में 2 गो पॉकेट होता है ना, मतलब जेब जिसको कहते हैं। तो 2 बार राज्याभिषेक किसका होगा? औरंगजेब का। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक बता दिए। अब जिनकर पैंट में पॉकेट ना रहो अपना तो सोच लिया। ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब सड़क जोड़ती है किसको किससे? कोलकाता से अमृतसर। हाँ, शेरशाह सूरी बनवाएगा। अगला है 44 नंबर की वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पहलका में इब्राहिम लोदी हारेगा, लोदी वंश का अंतिम शासक। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार, रोहतास के अंतर्गत। हाँ। चलिए, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलंदर, कालानौर, ऑप्शन नंबर ए। 47 से गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसका? जहांगीर के। हाँ, गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के सिख गुरु? 5वें। हाँ, 5वें नंबर के, वही मरवाया भी था। हाँ। चलिए 48 नंबर देखेंगे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? अकबर के सामने समर्पण नहीं किया है तो सिसोदिया वंश जो था वो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, बाकी परमार, चौहान और चंदेल समर्पण किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर, औरंगजेब। हाँ, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है? जरी कलम। हाँ,
मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर ए जरी कलम मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से होकर के बाबर पश्चिम से भारत में आया था, पंजाब से। चलिए 52 नंबर, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में था? फैजी अकबर के दरबार में फैजी था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी, शेरशाह। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने लड़ा 1539 में चौसा। चौसा कहाँ है? बक्सर के आसपास में। हाँ, बक्सर। चलिए आगे 56 नंबर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? फिर से आ गया, देखिएगा, हुमायूं। हाँ, 2 बार शासन किया हुमायूं, 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब। कभी कभी ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, तो दोनों मारना है। 2 बार राज्याभिषेक होगा तो शासन भी करेगा, ठीक है। कभी कभी दोनों ऑप्शन रहता है, तो ये भी का ऑप्शन रहेगा 1 नंबर सी नंबर पे, ये और भी दोनों, तो भी ध्यान रखिएगा। हाँ, 55 के आसपास में। आगे 58, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला है, बिहार वाला नहीं है। हाँ, आगे फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर से बनवाया था जहांगीर, और ये कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में। और किससे बनल है? तो लाल पत्थर से बनल है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं पर बाग में दफनाया? बाबर। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसको उसके बाग लेकर के काबुल में जाकर के दफना दिया गया। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर। बाबर को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर, ठीक है। आगे हाँ, क्या कह रहा था कि कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल और कंधार को मिलाया? तो बाबर। 63 नंबर है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बेलग्राम का युद्ध। शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की, बेलग्राम, कन्नौज, जो भी कहिए। आगे निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी? रानी दुर्गावती जो है ये आपका अकबर के समकालीन थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का बात कर रहा है। शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का मोती मस्जिद कहाँ? औरंगजेब का था कि नहीं था? नहीं, जामा मस्जिद हो गया ना, कि मोती मस्जिद है? दिल्ली में है, हाँ दिल्ली में, ठीक ठीक है, दिल्ली में औरंगजेब वाला। आगे किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? जजिया कर पुनः कौन लगाया था? औरंगजेब लगाया था जजिया कर। समाप्त किया था कौन? अकबर। 67 नंबर, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अमल गुजार का काम क्या होता था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना अमल गुजार का काम होता था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि। कब हुआ था पुरंदर की संधि? 1665। चलिए आगे हाँ 69 नंबर देखेंगे। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? खालसा पंथ 1699 में।
हाँ, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी बन गया? शाह आलम द्वितीय। हाँ, मुगल बादशाह पहले जो और अंग्रेज का कैदी था, बाद में मराठा का पेंशन भोगी बना, शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब। औरंगजेब। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? 1555-56 में। हाँ, कन्नौज युद्ध के बाद। अगला है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था? सरहिंद का युद्ध। चलिए ठीक है। हाँ, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं। दीनपनाह पुस्तकालय। अगला है कि किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लिनलुप ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं का। हाँ। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब क्या था? मुहत्तसिब किसको कहते थे? लोक आचरण अधिकारी। आपका हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाला मुहत्तसिब, मुहम्मा देख करके आपका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बनाएगा, ठीक है, मुहत्तसिब। आगे, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास किसको? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। हाँ, विद्वानों को जो भूमि दिया जाता था वो। चलिए आगे, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। आगे चलेंगे, 79 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बकलोल लोदी जो था। एक मिनट, 79 का सी हो जाएगा, सुधार कर लेंगे 79 का। कहता है कि किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, क्या है? मुबाइन। मसनवी जो है बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियम का संग्रह है, मुबाइन कहलाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम कहा जाता है जिहाद को। अगला है हमारा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का लाल किला शाहजहां। लाल किला घूमने गया बचवा? आगे 84 नंबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। यह युद्ध स्थल के नाम अंकित हैं, हुमायूं का बताइएगा। दौरा या देवरिया का युद्ध, फिर चौसा, फिर कन्नौज या बिलग्राम, या फिर सरहिंद। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णयुग कहा है? मुगल का स्वर्णयुग। A.L. श्रीवास्तव ने कहा है शाहजहां के काल को मुगल का स्वर्णयुग। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? 86 शेरशाह ने। मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन रहेगा? रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाब्ती प्रणाली शेरशाह की। 89 का सी। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित राज्य कानून होता है। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़ा कौन था? कंधार। ऑप्शन नंबर बी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है।
अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, ऑप्शन नंबर ए। नक्शा बौद्ध विहार जैसा है, पंचमहल अकबर बनवाया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम? अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के पिता अकबर शाह द्वितीय। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन था? कछवाहा। कछवाहों से अकबर का पहला संबंध बना था शादी का। 97 है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर और गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण के 2 राज्य बीजापुर और गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? फारसी में कौन लिखा? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो जहांगीर की जो भाषा है आत्मकथा वो फारसी है। बाकी बाबर, अकबर, औरंगजेब ये सभी तुर्की वगैरह में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे। 99, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया था किससे? पारसियों से, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ। 101 है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? दीन इलाही को धर्म किसने कहा? तो अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए। अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवार ए सुहैली। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था सबसे बड़ा पक्षी का चित्रकार। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम। अगला है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा किस पर आधारित है? राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ये सभी राजनैतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये सभी सुलह ए कुल है। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। हाँ, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम के बाप कौन था? बाबर, ऑप्शन नंबर ए। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार होता था मुगल प्रशासन में जिला। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? औरंगजेब तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। कितने नंबर का गुरु? 9 नंबर के। ठीक है। 5वां तो और ये अर्जुन देव थे जहांगीर वाले। आगे, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, आगे आएंगे। 112 है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी, ऑप्शन नंबर डी। 113 है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। हाँ, अगला है निम्न मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 12 में जो बदायूनी जो है उसको सुधार करके फैजी ऑप्शन डाल दीजिए और फैजी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 का सुधार लेंगे। चलिए, 13 नंबर का क्या था कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां। और अगला है 114 कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से किस साहित्य के लिए हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? अब्दुल रहीम खान खाना, जिसने कि हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 115 नंबर देखेंगे। कहता है निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है?
तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये बात उसके राष्ट्रीय सम्राट बनाने में गलत है। बाकी प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति, ये सभी है। 116 अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है, कौन सा? फतेहपुर सिकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत और बसावन, दो गो इसके समय चित्रकार था, इसमें ऑप्शन के अनुसार दसवंत। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? शेरशाह के मकबरे में हिंदी और ईरानी दोनों देखने के लिए मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या है? फरीद खान। अगला है कि शेरशाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर थी किसका, कहाँ का? सहसराम या सासाराम का, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील यानी कि प्रतिनिधि और उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का तालिक यानी कि संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया था? बहार खां लोहानी या नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी किसका? हजरत आला का, हजरत आला। हाँ, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम अल आदिल की उपाधि धारण की? चौसा का युद्ध। हाँ, हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजयी के बाद शेर खां ने शेरशाह आलम अर आदिल की उपाधि लिया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। अगला है 127। एक ये है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया, और दूसरा उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो दोनों सही है मगर एक दूसरे का पूरक नहीं है, बाकी दोनों सही है, ठीक है। धर्मट का युद्ध यानी कि अप्रैल 1658 निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? धर्मट का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच 1658 में। 129 कथन ये कहता है कि खानवा के युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, और दूसरा कहता है राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। 129 ए और आर दोनों सही, आर ए की स्पष्टीकरण है। यहाँ सुधार कीजिएगा। हाँ, 128 सुधार कर लेंगे, गलती से वो ये नंबर लग गया है। औरंगजेब और दारा सिकोह हो जाएगा। धर्मट का युद्ध 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ, 129 देखेंगे। 129 में देखेंगे तो कहता है कि खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, और राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। दोनों सही है और एक स्पष्टीकरण भी है। 130 मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता है? सूरत, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जो बताना। अकबर सर टॉमस रो, ये गलत है। अकबर सर टॉमस रो के समय में नहीं आया था, जहांगीर के समय में आया था। बाकी जहांगीर विलियम हॉकिंस के, हाँ, शाहजहां के समय टैवर्नियर आया था, और औरंगजेब जो है मनुची के समय में आया था, मतलब औरंगजेब के समय में मनुची आया था। आगे 132 फिर से कथन है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था, और कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। 132 ये गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 133 और कौन कौन सही है जो बताना। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जो
जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही उसका आसन कर्नल था। 1, 2, 3 सही है। यानी कि आहदी क्या होता था, तो जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, मतलब एक ही को दिया। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, मतलब किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया। और सम्राट ही जिसका आसन कर्नल होता था। अगला है 34। कंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का पहुंचा, किसके कारण, क्या कारण था? तो सही आंसर हो जाएगा सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य का झटका लगा था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। अकबर के अंतर्गत तो मीर बख्श, ऑप्शन नंबर बी। अगला 136 की राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया। मारवाड़ को जीतने के बाद, मारवाड़, ऑप्शन नंबर ए। हाँ 137 देखेंगे, पीडीएफ में तो दिख ही नहीं रहा। हाँ 137 में है कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालिंजर अभियान के समय। कालिंजर अभियान के समय शेरशाह की मृत्यु हो गई थी बारूद फटने से। अगला 138 है कि शेरशाह के बारे में क्या असत्य है। 138 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी कहता है जो असत्य है कि शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। ये असत्य है, असत्य पूछ रहा है ना। 138 का डी, शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। ठीक है, बाकी और क्या कहता है कि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेरशाह के समय में किसानों को जरीबाना यानी कि सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। और सी कहता है कि भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। ये सभी सत्य। आगे है 139, इसको देखेंगे। एक तरफ है शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई और दूसरी तरफ है प्रशासनिक इकाई का प्रधान। 139 मिलान करेंगे तो 1, 2, 3, 4 इक्ता। इक्ता क्या होगा? हाकिम एवं अमीन। सरकार यानी कि जिला क्या है? तो सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ है मुंसिफान। सरकार या जिला क्या होता है? तो सिकदार ए सिकरदान सिकदरान और मुंसिफ है मुंसिफान। परगना यानी कि तालुका तो सिकदार एवं मुंसिफ और ग्राम मुकद्दम एवं आमीन। इसको एक और पढ़ लीजिएगा। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौतदार था। फौतदार किसको कहा जाता था? फौतदार कहा जाता था कोषाध्यक्ष को। 140 का ये हो जाएगा कोषाध्यक्ष। हाँ 141 है कि शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। कानूनगो किसको कहते थे? कानूनगो का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। ऑप्शन नंबर ए। 142 है कि किसने शेरशाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, एक जराक्षिणी मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता था। तो अब्बास खां सरवानी ने कहा था। अगला है कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क बसराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी युक्ति है? के.आर. कानूनगो का। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क बसराय अफगान साम्राज्य की धमनी है, के.आर. कानूनगो का। 144 देखेंगे। 144 कहता है कि शेरशाह के भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ का क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, भूराजस्व की दर जो है 1/6 नहीं 1/3 हुआ करता था, इसलिए ये गलत है। बाकी भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर यानी कि खसरा खतौनी तैयार किया गया। राई यानी कि भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया और उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियाँ थी, उत्तम, मध्यम और निम्न। ये वाला पेज पीडीएफ बनाया जो पूरा ब्लर हो गया। 145 है कि शेरशाह ने असरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए हुए जिन धातुओं से बने होते थे वे कौन सा है? सोना, चांदी, तांबा। ऑप्शन नंबर ए। 146 है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह द्वारा दिल्ली का पुराना किला। अरे तो पूरा
हाँ 149 देखेंगे, इसको किताब से पढ़ना पड़ेगा। 147 देखेंगे पहले। 147 कहता है कि अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ। अमरकोट या उमरकोट के राजा बिरसाल के महल में किसका जन्म हुआ था, तो अकबर का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो ये थी अकबर के माता। हाँ 149 है कि अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन 1560 में। अगला 150, सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगरा दिल्ली पर अधिकार के उपलक्ष्य में। अगला है कि पर्दा शासन 1560 से 64 के लिए जिम्मेदार अतका खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्य थी। अतका खैल या हरम दल का महामनगा, ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था। मालवा विजय से अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। स्मिथ ने अकबर को किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था। अकबर के किस अभियान को स्मिथ ने कहा, तो गुजरात विजय को। एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी, हाँ गुजरात अभियान। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था, 154 असीरगढ़ विजय, ऑप्शन नंबर डी। अकबर का सबसे अंतिम विजय असीरगढ़ विजय। हाँ अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए। बीरबल का मृत्यु कब हुआ था, यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय। हाँ 156 नंबर देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 156 में देखेंगे दास प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। हाँ दास प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर की समाप्ति 1564, सूबों का पुनर्गठन 1580। सुमेलित करना है। एक तरफ है इबादत खाना, इबादत खाना 1575, इबादत खाना 1575। अब मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580, दीन इलाही की घोषणा, दीन इलाही की घोषणा 1582, ऑप्शन नंबर बी। इबादत खाना या धर्म संसद 1575, मजहर की घोषणा 1579, नवरोज उत्सव 1580, दीन इलाही 1582। चलिए आगे, अगला फिर से सुमेलित करना है। करोड़ी की नियुक्ति 1573, करोड़ी की नियुक्ति 1573। 10 साला बंदोबस्त लागू 1580, इलाही संबत का प्रचलन 1584, इलाही संबत 1584, इलाही गज का प्रचलन 1587, इलाही गज, ऑप्शन नंबर ए। हाँ करोड़ी की नियुक्ति 1573, करोड़ी की नियुक्ति 1573, 10 साला बंदोबस्त 1580, इलाही संबत 1584, इलाही गज की प्रचलन 1587। आगे, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। इस्लाम का शत्रु 159 बदायूनी ने कहा था। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दिया था। कविराज की उपाधि किसको दिया था, बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। वीर सिंह बुंदेला, जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने किया था। 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है, टोडरमल। अकबर ने किसे कंठाभरण वासी विलास की उपाधि दी। कंठाभरण वासी विलास तानसेन। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा जहांगीर, ऑप्शन नंबर ए। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर।
अगला है कौन सुमेलित नहीं है 166 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, पाँचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706, ये गलत है। बाकी हाँ, खुसरो का विद्रोह 1506 से 7, खुर्रम या शाहजहाँ का विद्रोह 1522 से 25, महावत खां का विद्रोह 1526 से 27 सही। किस समय में किस समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर। अगला है सुमेलित करना है, एक तरफ है जहांगीर की पत्नी और दूसरी तरफ है उपाधि या पदनाम। तो मानवाई, मानवाई किसको कहेंगे? शाह बेगम को। जगत गोसाई, जगत गोसाई जोधाबाई। मेहरुनिसा, नूरमहल या नूरजहाँ या पादशाह बेगम। मेहरुनिसा को नूरमहल, नूरजहाँ और पादशाह बेगम कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर का है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि, मेवाड़ जहांगीर। चलिए अगला है 170। किस शासक को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फरजंद यानी कि पुत्र कहा था। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? जहांगीर का। यही ना बता रहे थे जखनी कि लड़की के पीछे भागिएगा तो एकदम छूटेगा यही बता रहे थे। चलिए आगे 172। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। महावत खां का विद्रोह। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई? महावत खां का विद्रोह। जुझार सी बुंदेला का विद्रोह, खान जहां लोदी का विद्रोह और पुर्तगालियों का दमन शाहजहां के समय में हुआ। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम। शाहजहां का मूल नाम खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दिया था? मलका ए जमानी अर्जुमंद बानो बेगम को। हाँ 177। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी? शाह इकबाल और शाह बुलंद दारा सिकोह को। अगला है शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या है? बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। हाँ बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई। तो ये सबको एक दो बार एक बार जा कर के वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, ठीक है, टाइम निकाल के, तब जा कर के दिमाग में कुछ रहेगा। आगे है कि दारा सिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? दारा सिकोह और औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मौत हो गई? आगरा का किला में शाहजहां को बंद किया था। अगला है कि औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। हाँ जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख उत्तर भारत के विद्रोह का क्रम है। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी कि सिकंदरा को हानि पहुंचाया तथा अकबर की खोद कर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम, जो जाट नेता था। हाँ। साकी मुसतईद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है? जदुनाथ सरकार ने। जदुनाथ सरकार ने कहा है साकी मुस्तैद खां की रचना मासिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य के गजेटियर कहा? तो जदुनाथ सरकार। अगला है जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह किसका कथन है? जगन्नाथ सरकार का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे कुछ और प्रश्न हैं, 85 आएंगे। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश के में एक दरवेश या फकीर कहता था? औरंगजेब को शाही वेश में फकीर औरंगजेब। किसने अकबर को जिल्ले इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इजदी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबुल फजल।
दीवाने वजीरात कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? दीवाने वजीरात अकबर ने। अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांत की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय में कितना था? 21। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह रंगीला। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? पैवाकी या पाईवाकी। 191। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। जात एवं सवार। जात कहा जाता था मनसबदार के पद एवं उसके दायित्वों का सवार। चलिए आगे। 192। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंहस्पा का प्रचलन किसने किया? जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीरों के प्रचलन का श्रेय किसका है? महाना शाहजहां। मंथ स्केल महाना जो है मंथ स्केल शाहजहां ने शुरू किया था। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? औरंगजेब के समय में जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। भारत में चारवाक शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? शाहजहां का काल संगमरमर का काल। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उनके अमीरों को छवि चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था? बिशन दास को भेजा था फारस के शाह और उनके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए। चलिए 200 कंप्लीट हुआ। कुछ और है। 201। फर-ए-इज़्दी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था इनमें से किस सूफी संत द्वारा पहले विकसित किया गया? सबसे पहले शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। अगला है औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। नुस्खा-ए-दिलकुशा के रचनाकार भीमसेन सक्सेना कायस्थ। चलिए आगे। 203। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां। ऑप्शन नंबर सी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? रिपीट क्वेश्चन है। मेवाड़। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? पट्टा और कबूलियत प्रथा। शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर। लाहौर। हाँ। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? औरंगजेब क्या बजाता था? बीना। आगे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरिविजय सूरी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो अबुल हसन और अकारिजा। ऑप्शन नंबर बी। अबुल हसन और अकारिजा जहांगीर के चित्रकार थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? शाहजहां के पीटर मुंडी। अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब प्रारंभ किया था? दीन इलाही 1582। इनमें कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार का चित्रकार कल्याण दास। बाकी दशवंत बसावन और अब्दुस समद था। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। पादशाह काबुल में। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? ऑप्शन के अनुसार नूरजहां की तरफ नहीं था। जहांगीर नहीं था। बाकी ग्यास बेग, आसफ खां और खुर्रम ये सभी था। 217 है कि अकबर के दरबार के सुलेहकार का नाम क्या है जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया है? जरी कलम और स्वर्ण कलम।
मोहम्मद हुसैन। हाँ, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तानसेन के संबंध में? तो सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है। बाकी सही क्या है? तो तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। हाँ, चलिए आगे। 219 से निम्न यूरोपीय यात्रियों में कौन शहजादा दारा सिकोह का चिकित्सक था? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो है शहजादा जो दारा सिकोह था उसका डॉक्टर था फ्रांसवा बर्नियर। सुन लीजिए, यूरोपीय यात्री था फ्रांसवा बर्नियर जो कि दारा सिकोह का डॉक्टर था, पर्सनल डॉक्टर था। तो ये हम लोग का समाप्त हो गया मुगल सम्राट का जो भी 219-20 क्वेश्चन था वो एक दिन में कंप्लीट। यानी कि अगला टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे मराठा राज और मराठा राज्य संघ, जिसके अंतर्गत टोटल आपका 91 प्रश्न है। उसके बाद हम लोग का अगला चैप्टर आ जाएगा यूरोपियों का आगमन और उसमें 95 प्रश्न। प्रयास करेंगे दोनों एक दिन में समेट दें। 9 दूनी 18, 180 मतलब 200 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा, तो एक दिन में उम्मीद है हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अभी के लिए, ठीक ना? और 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। और फ्रेंड्स, आप लोग ये तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। 400 का बैच ओवरऑल अभी 250 में दिया जा रहा है, तो इसे आप लोग जब जितना जल्द हो सके परचेज कर लेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल दिया हुआ है। क्लास आपका डेली क्यूज और डिस्कशन है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियो जो है, MCQ क्वेश्चन है, बिहार वालों के लिए बिहार स्पेशल है, डे वाइज टॉपिक्स है, डेली करंट अफेयर्स है और एक सेट प्रैक्टिस है। तो जल्द से जल्द जुड़े। यहाँ पर आपके सारे डिटेल हैं, कैसे क्लास करना है, कैसे ज्वाइन करना है। ये हमारा नंबर है 7654957719। तो जल्द से जल्द जुड़े। जब तक क्लास आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा इससे अच्छा है अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग प्राइस है, आप लोग कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।